हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित सब्जेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न थिंकर के बारे में। और वेस्टर्न थिंकर में हमने पढ़ा सुकरात, प्लेटो, और आज हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु का जीवन परिचय और उसकी मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा को समझेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप लोगों के पास समय की अभाव नहीं है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारी द्वारा दी जाने वाली सभी जानकारी को आप प्राप्त कर पाएंगे और अपने सिविल सर्विस को तैयारी को एक बेहतरीन बनाने के लिए आप हमसे जुड़े रहे, यही हमारी कामना है। और आप लोगों को सेवा दे करके हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो चलिए प्यारे साथियों, आज हम लोग अरस्तु के बारे में बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। अरस्तु किस प्रकार के जीवन व्यतीत करते थे और उनका विचार कैसा था, उन्होंने राज्य के लिए किस प्रकार के विचार व्यक्त किए, मानव जाति के लिए किस प्रकार के विचार व्यक्त किए, महिलाओं के लिए, फिर पशु पक्षियों के लिए किस प्रकार के व्यवहार व्यतीत किए, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अनुक्रमणिका यानी कि कंटेंट है, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अरस्तु का जीवन परिचय, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एरिस्टोटल। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है, यह हम सभी साथी लोग जानते हैं। अरस्तु राजनीति विज्ञान का पिता कहे जाते हैं या जनक है। एरिस्टोटल द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अरस्तु की मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा। एरिस्टोटल कॉन्सेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर एंड स्टेट। राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, एम्स एंड फंक्शन ऑफ स्टेट। राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, सारांश, शब्दकोश, अभ्यास प्रश्न, उसके बाद संदर्भ पुस्तकें। तो चलिए हम लोग पहले उद्देश्य को देख लेते हैं। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी योग्य होंगे, यानी कि इस इकाई के अध्याय जो हम लोग पढ़ेंगे वह अरस्तु के विचारों से प्रभावित होंगे और अपने जीवन में अपने सिविल सर्विस के तैयारी के दौरान जो भी कठिनाइयाँ आएगी उसको सामना करने में सक्षम होंगे। अरस्तु के जीवन इतिहास को समझने में अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक है अथवा नहीं, विश्लेषण करने में अरस्तु के मानवीय प्रकृति एवं राज्य की अवधारणा की व्याख्या करने में ये सारी समझ विकसित क्या है कि हो जाएंगे यदि आप इस अध्याय को बेहतरीन ढंग से अध्ययन करते हैं। तो फिर है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है जो भी हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर के निचोड़ संक्षिप्त जो जानकारी होती है वही प्रस्तावना में यानी दिया जाता है। जैसे हम लोगों को जानकारी में है कि भारत का संविधान जो है बहुत बड़ा ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका संक्षिप्त रूप भी एक है जिसको हम लोग प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। और ये प्रस्तावना से भी कभी कभी सिविल सर्विस में बेहतरीन रूप से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, हम लोगों को प्रस्तावना
या फिर थिंकर का हो, या फिर किसी व्यक्ति का हो, या फिर किसी का बायोग्राफी हो, या किसी मतलब राज्य के पुस्तक हो, किसी धर्म का पुस्तक हो, उस सभी का एक संक्षिप्त प्रस्तावना होता है, संक्षिप्त जानकारी होती है। उसी जानकारी में सारे यानी कि जो संपूर्ण यानी कि जो जानकारी होती है उसी में छुपी हुई होती है। क्या चीज़ में? प्रस्तावना में। तो इसको ध्यान पूर्वक हम लोग क्या है कोशिश करेंगे, या तो भारत के संविधान की प्रस्तावना हो, या किसी थिंकर के या फिर विचारक की प्रस्तावना हो, या फिर किसी धर्मशास्त्र पर लिखी गई पुस्तक संपूर्ण होती है उसकी प्रस्तावना हो। ये सारी चीज़ में जो है ना प्रस्तावना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होती है, क्योंकि प्रस्तावना एक संक्षिप्त यानी कि जानकारी यानी कि दिया जाता है उसमें, और उसका विस्तृत रूप ही क्या है कि बायोग्राफी संपूर्ण होती है, या फिर संपूर्ण जानकारी वाले ग्रंथ होते हैं, पुस्तक होते हैं, संविधान होते हैं। ऐसी सारे पुस्तकों की हम लोग क्या है कि ये विवेचना करेंगे। ठीक है, तो आज की विवेचना में हम लोग जो है देखेंगे कि आज की विवेचना में एरिस्टोटल से संबंधित और एरिस्टोटल के जो जीवन परिचय है, राज्य के प्रति जो उनका व्याख्या दी गई है, विवेचना दी गई है, और प्रस्तावना उसी में से एक है। हम लोग प्रस्तावना को समझने का कोशिश करेंगे। यूनान के दार्शनिक मनीषियों में सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु का नाम उल्लेखनीय है। वह यूनान की अमर गुरु शिष्य परंपरा का तीसरा सोपान था। यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में लिख गया। यानी कह रहा है कि यूनान का दर्शन बीज की तरह सुकरात में आया, लता की भांति प्लेटो में फैला और पुष्प की भांति अरस्तु में लिख गया। गुरु शिष्य की इतनी महान 3 पीढ़ियां विश्व इतिहास में बहुत ही कम दृष्टिगोचर होती है। सुकरात महान के दार्शनिकवादी तथा कवित्वमय शिष्य प्लेटो का यथार्थवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला शिष्य अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। मानव जीवन तथा प्रकृति विज्ञान का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जो उनके चिंतन से अछूता बचा हो। उसकी इसी प्रतिभा के कारण कोई उसे बुद्धिमानों का गुरु कहता था या कहता है, तो कोई सामाजिक विज्ञान में नवीन विषयों का जन्मदाता कहता है। मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक यानी कि फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक की संज्ञा दी है। उसे तर्कशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उसकी प्रतिभा पर विचार करते हुए फॉस्टर ने लिखा है, मानव इतिहास में बौद्धिक उपलब्धियों की विशालता तथा उसके प्रभाव की गहनता की सीमा में संभवतः उसका कोई दूसरा समक्ष नहीं है। प्लेटो अपने शिष्य की प्रतिभा से इतना प्रसन्न था कि वह उसे अकादमी की शरीरधारणी बुद्धिमत्ता कहा करता था। उसके अनुसार अकादमी के 2 भाग थे, उसका धर विद्यार्थी थे और मस्तिष्क अरस्तु को ग्रंथ संग्रह करने का शौक था। अतः प्लेटो उसके घर को पाठक का घर कहता था। प्लेटो उसके घर को पाठक का घर कहता था। कैटलीन के शब्दों में अरस्तु सामान्य बुद्धि तथा स्वर्णिम मध्यक का सर्वोच्च देवदूत है।
अरस्तु का जीवन परिचय। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में मेसिडोनिया के एस्टेजीरा नामक नगर में हुआ था, जो एथेंस के लगभग 200 मील दूर उत्तर में है। अरस्तु के पिता मेसिडोनिया के राजा तथा सिकंदर के पितामह एमनट्स के मित्र और विचारक थे। ऐसा लगता है कि स्वयं अरस्तु भी बाद में एस्किलपेड्स के सिद्धांत या फिर के प्रसिद्ध चिकित्सक समाज का सदस्य बन गया था। अस्पताली वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ और इस तरह उसके मस्तिष्क को वैज्ञानिक ढंग से सोचने समझने का अभ्यास हो गया, जिसके लिए उसे हर तरह का अवसर और प्रोत्साहन मिला था। उसकी युवा अवस्था के संबंध में कई कहानियां प्रचलित है। एक कहानी के अनुसार उसने विद्रोही जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पानी की तरह बहा दी। उसने विद्रोही जीवन व्यतीत करने के लिए अपनी पैतृक संपत्ति पानी की तरह बहा दी और फिर पैसा न रहने पर सेना में भर्ती हो गया। इसके बाद वह एस्टेजीरा लौट आया और चिकित्सक का काम करने लगा। तत्पश्चात वह 3 वर्ष की आयु में प्लेटो से दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए एथेंस चला गया। दर्शन शास्त्र की शिक्षा लेने के लिए एथेंस चला गया। इससे भी अच्छी कहानी यह है कि वह 18 वर्ष की आयु में ही एथेंस चला गया था और वहां पहुंचते ही उसे महान गुरु का संरक्षण प्राप्त हो गया था। किंतु इस कथा में भी इस बात का पर्याप्त संकेत है कि उसकी जवानी लापरवाही और अस्त व्यस्त जीवन में ही तेजी से बीती थी। हम दोनों कथाओं में देखते हैं कि हमारा यह दार्शनिक अपने जीवन में इधर उधर अनेक थपेरे खाता हुआ अंत में प्लेटो के विद्या मंदिर के शांत कुंजों में ही आकर आश्रय ग्रहण करता है। प्लेटो की देख रेख में उसने 8 या 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन किया और वास्तव में अरस्तु की विचारधाराओं में, यहाँ तक कि अधिकांश प्लेटो विरोधी विचारधाराओं में भी प्लेटो के सिद्धांतों की व्यापकता यह बतलाती है कि विद्या अध्ययन की यह अवधि इससे अधिक ही होगी। कोई व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि ये वर्ष कितने सुख के होंगे, जबकि एक मेधावी छात्र अपने अद्वितीय गुरु के पथ प्रदर्शन में दर्शन शास्त्र की वाटिका में ग्रीक प्रेमियों की भांति टहलता होगा। किंतु दोनों प्रतिभाशाली पुरुष थे और यह कहावत प्रसिद्ध है कि प्रतिभा संपन्न पुरुषों का आपस में वैसा ही मधुर मिलन होता है जैसा कि बारूद का आग के साथ। दोनों की आयु के बीच लगभग 50 वर्ष का अंतर था और यह समझना कठिन है कि वर्षों का यह अंतर कैसे पाटा गया होगा तथा आत्माओं की भिन्नता किस तरह
दूर की गई होगी। प्लेटो ने इस विचित्र नए शिष्य की महानता पहचान ली थी जो उत्तरी प्रदेश के ऐसे भाग से आया था जिसे उस समय अभ्यास समझा जाता था। जिसे उस समय यानी कि अरस्तु जिस क्षेत्र से आते थे उस क्षेत्र के लोग क्या होते थे, असभ्य समझा जाता था। प्लेटो ने उसे एक बार अपने विद्या मंदिर का न्यास या बुद्धि का साक्षात अवतार कहा था। अरस्तु ने पुस्तकों के संग्रह पर पानी की तरह पैसा बहाया था। अरस्तु ने पुस्तकों के संग्रह पर पानी की तरह पैसा बहाया था। यूरिपिड्स के बाद वह प्रथम व्यक्ति था। यूरिपिड्स के बाद वह प्रथम व्यक्ति था जिसने पुस्तकों का संग्रह कर पुस्तकालय बनाया था। ज्ञान भंडार को उसकी अनेक देनों में पुस्तकालय विभाजन का सिद्धांत भी एक देन है। इसलिए प्लेटो ने अरस्तु के निवास स्थान को विद्यार्थी का घर कहा था और हृदय से उसकी प्रशंसा की थी। किंतु कतिपय प्राचीन कथाओं ने उक्त कथन का दूसरा ही अर्थ लगाया है और कहा है कि प्लेटो अरस्तु को किताबी समझते थे। ऐसा लगता है कि वास्तविक झगड़ा तो प्लेटो की मृत्यु के बाद ही आरंभ हुआ था। हमारे इस महत्वाकांक्षी युवक के हृदय में अपने गुरु के विरुद्ध उनके दर्शन के प्रति पक्षपात और अनुराग के कारण स्पष्ट रूप से एक विद्रोही भाव उत्पन्न हो गया था और वह कहने लगा था कि प्लेटो की मृत्यु के साथ ही पांडित्य का अंत हो जाएगा। दूसरी ओर प्लेटो का अपने इस शिष्य के संबंध में कथन था कि वह घोड़े या गधे के उस बच्चे की तरह है जो अपनी माँ का दूध चूस लेने के बाद उसे लात मार देता है। विद्वान जीलर ने जिसकी पुस्तकों में अरस्तु को प्रतिष्ठा का सर्वोच्च पद या निर्वाण मिला है, इन कथाओं को न मानने की सलाह दी थी। किंतु आज हम सोच सकते हैं कि जब इन कथाओं का जिक्र अब तक होता है तो उनमें सत्य का कुछ न कुछ अंश अवश्य होगा। एथेंस के इस काल की घटनाएं और भी अधिक शंकास्पद है। कुछ जीवनी लेखकों ने कहा है कि अरस्तु ने आइसोक्रेटस विचारकों की प्रतिद्वंदिता में एक विद्यालय की स्थापना की थी जहां व्याख्यान देने की कला की शिक्षा दी जाती थी। यह भी कहा जाता है कि इस विद्यालय में हर्मियास नामक उसका एक धनी शिष्य भी था जो बाद में एटारनोस के नगर राज्य का स्वेच्छाचारी शासक बन गया था। हर्मियस ने उस उच्च पद पर पहुंचने के बाद अरस्तु को अपने दरबार में आमंत्रित किया और उसकी पिछली सेवाओं या कृपाओं के बदले अपने गुरु के साथ अपनी बहन या भतीजी की 344 ईस्वी पूर्व में शादी कर दी। कोई भी इसे यूनानी भेंट के रूप में स्वीकार कर सकता है, किंतु इतिहासकारों ने हमें विश्वास दिलाया है कि प्रतिभा संपन्न होते हुए भी अरस्तु का जीवन अपनी पत्नी के साथ बड़ा सुखमय रहा और वसीयतनामे में अपनी पत्नी के संबंध में बड़े प्रेम पूर्ण उद्गार प्रकट किए हैं।
लगभग 1 वर्ष पश्चात ही मैसिडोनिया के राजा फिलिप ने अरस्तु को सिकंदर की शिक्षा का कार्य सौंपने के लिए उसे पेल्ला के अपने दरबार में बुला लिया था। इससे स्पष्ट लगता है कि हमारे इस दार्शनिक अरस्तु की प्रसिद्धि कितनी फैल चुकी थी कि तत्कालीन सबसे महान राजा ने सर्वश्रेष्ठ गुरु की खोज में अरस्तु को चुना, जिसे विश्व के भावी शासक का शिक्षक बनना था। फिलिप का दृढ़ निश्चय था कि उसके पुत्र को हर तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने उसके संबंध में अंततः योजनाएं बनाई थी। ईसा पूर्व 356 में उसकी थ्रेस पर विजय हो जाने से उसका वहाँ की सोने की खानों पर अधिकार हो गया था, जिससे उसकी आय लगभग 10 गुनी बढ़ गई थी। उसकी प्रजा में पश्चिमी किसान और योद्धा थे, जो शहर के विलासमय जीवन और दुर्गुणों से बहुत दूर थे। उसकी प्रजा उन तत्वों की सम्मिश्रण थी जिसकी सहायता से 100 छोटे छोटे नगर राज्यों को अधीन करना और यूनान का राजनीतिक एकीकरण करना बड़ा सरल था। फिलिप के हृदय में व्यक्तिवाद ने ही यूनान की कला और बुद्धि का तो पोषण किया था, किंतु साथ ही उसने देश की सामाजिक व्यवस्था भी छीन भिन्न कर डाली थी। इन सब छोटी छोटी राजधानियों में उसे मनोहर संस्कृति तथा अजेय कला के दर्शन नहीं हुए, बल्कि उसने वहाँ व्यापारिक भ्रष्टाचार तथा राजनीतिक अराजकता भी देखी। उसने देखा कि अर्थ लोलुप व्यापारी और धनाढ्य लोग राष्ट्र के महत्वपूर्ण साधनों को लूट रहे हैं। अयोग्य राजनीतिज्ञ तथा चतुर वक्ता जीवन में फंसी जनता को गुमराह कर भयंकर षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्हें युद्ध की ओर घसीट रहे हैं तथा आपसी मतभेद पैदा करके वे उन्हें वर्गों और जातियों में बांट रहे हैं। फिलिप का कहना था कि यह किसी राष्ट्र का रूप नहीं है, बल्कि केवल ऐसे व्यक्तियों का जमघट है जिनमें बुद्धिमान और गुलाम सभी सम्मिलित है। वह ऐसी व्यवस्था कायम करेगा जिसमें यह विषम स्थिति समाप्त हो जाएगी और यूनान के सभी लोगों को एकताबद्ध कर यूनान इतना शक्तिशाली बना दिया जाएगा कि वह विश्व का राजनीतिक केंद्र और आधार बन सके। उसने अपनी युवा अवस्था में सामंत एपोमिनाड्स के अधीन थेब्स में सैनिक शिक्षा तथा प्रशासन कला सीखी थी और अब अपने अपार साहस और अपनी असीम महत्वाकांक्षा के कारण उसने इस ज्ञान में पर्याप्त उन्नति कर ली थी। ईसा पूर्व 338 में उसने एथेंस वासियों को कोरोनिया के युद्ध में परास्त कर दिया और अंत में अपनी आंखों में एक संयुक्त यूनान देख ही लिया। यद्यपि वह गुलामी की जंजीरों से एक किया गया था। इसके बाद उसका एक विजय से ज्यों ही साहस बढ़ा, वह सोचने लगा कि किस तरह वह और उसका पुत्र समस्त संसार पर विजय प्राप्त करे तथा उसे एक सूत्र में बांधे कि एक दिन उसकी किसी ने हत्या कर दी। जब अरस्तु शिक्षा देने आया था तब सिकंदर 13 वर्ष का उद्दंड युवक था, जो बहुत ही क्रोधी, हठीला और मदमस्त भी था। उसे ऐसे घोड़े पालने का शौक था जिन्हें वश में करना मनुष्य के लिए कठिन हो।
इस बाल ज्वालामुखी की लपटों को शीतल करने में इस दार्शनिक को विशेष सफलता नहीं मिली। अरस्तु को सिकंदर के संबंध में जितनी सफलता मिली थी उससे कहीं अधिक सिकंदर को बुसीफालस के संबंध में मिली थी। प्लूटार्क का कहना है सिकंदर का अरस्तु के प्रति उतना ही प्रेम और उतनी ही श्रद्धा थी जितनी कि अपने पिता के प्रति थी। उसका कहना था कि यदि उसने अपने पिता से जीवन पाया है तो गुरु ने उसे जीवन की कला दी है। एक बहुत ही सुंदर यूनानी कहावत है कि जीवन प्रकृति की देन है किंतु सुंदर जीवन बुद्धि की देन है। सिकंदर ने अपने एक पत्र में अरस्तु को लिखा था, मैंने अपने को शक्ति और साम्राज्य बढ़ाने की कला की अपेक्षा इस ज्ञान में अधिक श्रेष्ठ बना लिया है कि अच्छाई क्या है, किंतु यह संभवतः शाही युवक की प्रशंसात्मक उक्ति से अधिक कुछ नहीं है। दर्शन शास्त्र के उत्साही नौसिखिए के अंदर बर्बर राजकुमार और अनियंत्रित राजा के जोशीले बेटे का रूप छिपा हुआ था। इन पैतृक उद्दीप्त भावनाओं को बांधने के लिए विवेक के बंधन बहुत ही कोमल थे और इसलिए सिकंदर ने राज सिंहासन पर आसीन होने तथा विश्व को वश में करने की इच्छा से 2 वर्ष बाद दर्शन शास्त्र को त्याग दिया। इतिहास हमें यह विश्वास करने की स्वतंत्रता देता है, यद्यपि इन सुखद विचारों के प्रति हमें शंका हो सकती है कि सिकंदर को विश्व विजय की भावना की थोड़ी बहुत शक्ति और प्रेरणा अपने गुरु से भी मिली थी, जो दर्शन शास्त्र के इतिहास में सर्वाधिक सामंजस्यपूर्ण विचारक था। इस तरह शिष्य द्वारा राजनीतिक क्षेत्र में तथा गुरु द्वारा दार्शनिक क्षेत्र में विजय व्यवस्था एक ही शुद्ध एवं काव्यमय विचार के विभिन्न अंग है। वे मैसिडोनिया के 2 शानदार पुत्र थे जिन्होंने 2 विप्लव युक्त विश्व दर्शन एवं राजनीति को एक सूत्र में बांध दिया था। एशिया विजय के लिए रवाना होने पर सिकंदर अपने पीछे यूनान के नगरों में अपनी सार्थक सरकारें तो छोड़ गया था, किंतु जनता एकदम विरोधी थी। एथेंस की लंबी परंपरा में जो कभी साम्राज्य भी रह चुका था, गुलामी असह थी, चाहे वह विश्व विजयी शानदार स्वेच्छाधारी शासक की ही गुलामी क्यों न हो। साथ ही डिमास्थेनियो के तीखे एवं प्रभावशाली व्याख्यानों से महासभा मैसिडोनियन दल के विरुद्ध विद्रोह के लिए हमेशा कटिबद्ध रहती थी, जिसके हाथों में नगर का शासन सूत्र था। अतः जब अरस्तु दूसरी बार विदेश भ्रमण के बाद 334 ईसा पूर्व में एथेंस लौटा तो उसका स्वाभाविक रूप से मैसिडोनियन दल से संबंध हो गया और उसने सिकंदर के एकता मूलक शासन को अच्छा मानने के अपने विचारों को छिपाने का प्रयत्न नहीं किया। जैसे जैसे अरस्तु के कार्यों का जो उसने अपने जीवन के अंतिम 12 वर्षों में किए थे, हम मनन तथा अनुसंधान के साथ अध्ययन करते हैं तथा जैसे जैसे हम उसे अपने विद्या मंदिर के संगठन संबंधी अनेक कार्यों में लगे और ऐसे ज्ञान भंडार का समन्वय करते देखते हैं जो इससे पूर्व किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में कभी नहीं गुजरा था।
वैसे वैसे हमारे सामने बार बार यह विचार आ जाते हैं कि खोज का यह कोई शांत और सुरक्षित मार्ग नहीं था। किसी भी क्षण वहाँ का राजनीतिक वातावरण बदल सकता था और इस शांतिपूर्ण दार्शनिक जीवन में तूफान आ सकता था। हम अपने मन में केवल इसी स्थिति को सम्मुख रखकर अरस्तू का राज दर्शन समझ सकते हैं और उसके दुखद अंत की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। राजाओं के राजा को शिक्षा देने वाले इस गुरु को एथेंस के समान विरोधी लोगों के नगर में भी शिष्यों का मिलना कठिन नहीं था। जब अरस्तु ने 53वें वर्ष की आयु में अपने विद्यालय लिसियम की स्थापना की तो इतने अधिक छात्र इकट्ठे हो गए कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जटिल नियम बनाना आवश्यक हो गया। छात्रों ने स्वयं उन नियमों की रचना की थी और वे हर 10वें दिन अपने में से एक छात्र को विद्यालय की देखरेख के लिए निर्वाचित करते थे। किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उस जगह कठोर अनुशासन था, बल्कि हमें जो विवरण प्राप्त है उसके अनुसार ज्ञात होता है कि सभी छात्र अपने गुरु के साथ समान रूप से भोजन करते तथा खेल कूद के मैदान में गुरु के साथ घूमते फिरते उनसे ज्ञान प्राप्त करते थे। इसी खेल कूद के मैदान के ही नाम पर उस विद्यालय का भी नाम लिसियम पड़ा था। क्या आप जानते हैं प्लेटो के विद्या मंदिर में सबसे अधिक ध्यान गणित तथा विचार एवं राजनीतिक दर्शन शास्त्र के अध्ययन पर दिया जाता था, जबकि अरस्तु के विद्यालय में जीव विज्ञान के पिता यानी अरस्तु, ठीक है, अरस्तु के विद्यालय में जीव विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। यह नया विद्यालय प्लेटो के विद्या मंदिर का केवल प्रतिरूप नहीं था जो वह अपने पीछे छोड़ गया था। यदि हम प्लिनी के कथन पर विचार करें तो यह मानना पड़ेगा कि सिकंदर ने अपने शिकारियों, आखेट करने वालों, मालियों तथा मछुआरों को आदेश दे रखा था कि वे अरस्तु को उसकी इच्छा अनुसार प्राणी शास्त्र संबंधी तथा वनस्पति शास्त्र संबंधी सामग्री देते रहे। अन्य प्राचीन लेखकों ने बताया है कि किसी समय उसकी सेवा में 1000 व्यक्ति थे जो समस्त यूनान और एशिया में फैले हुए थे तथा उसके लिए हर प्रदेश के पशु और वनस्पतियां एकत्रित करते रहते थे। इन सामग्रियों की निधि से उसने एक ऐसा प्राणी शास्त्र संबंधी बाग तैयार कर लिया था जो विश्व में अपने प्रकार का पहला था। इस संग्रह का उसके विज्ञान और उसके दर्शन पर समान प्रभाव बतलाना अत्युक्ति न होगी। इन कार्यों के लिए अरस्तु को धन कहाँ से मिला होगा। अब तो यह स्वयं एक लंबी अकादमी वाला व्यक्ति बन चुका था और साथ ही उसने यूनान के सबसे बड़े शक्तिशाली एवं समस्त परिवार में विवाह किया था। एथिनास का कथन है, जिसमें कुछ अत्युक्ति अवश्य होगी, कि सिकंदर ने अरस्तु को भौतिक तथा प्राणी विद्या संबंधी सामान खरीदने और अनुसंधान करने के लिए 800 यूनानी गिनियां दी थी। अनुसंधान करने के लिए 800 यूनानी गिनियां दी थी। आधुनिक समय में उनका क्रय मूल्य $40 लाख होगा। कुछ लोगों का कहना है कि अरस्तु के सुझाव पर ही सिकंदर ने नील नदी का उद्गम जानने और समय समय पर उसमें बाढ़ आ जाने का कारण खोजने के लिए एक दल भेजा था।
जिस पर काफी धन व्यय किया गया था। अरस्तु के लिए 158 राजनीतिक विधानों की रूपरेखा वाले विधि संग्रह की रचना तथा ऐसे ही अन्य पुस्तकों को तैयार किया जाना बतलाया है कि उसकी सहायता के लिए अनेक सचिव तथा सहायक अधिकारी अवश्य रहेंगे होंगे। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि हमारे समक्ष यूरोपीय इतिहास का यह प्रथम उदाहरण है जबकि राजकीय कोष से विज्ञान पर बड़े ऊंचे पैमाने पर धन खर्च किया गया था। यदि आज की सरकारें अनुसंधान और खोज पर इसी अनुपात से दिल खोल कर खर्च करें तो संसार का ऐसा कौन सा ज्ञान है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते। अरस्तु के जीवन की अवसान वेला अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं कष्टमय बीती। एक ओर उसने सिकंदर से दुश्मनी मोल ले ली थी जबकि उसने कैलिस्थनीज अरस्तु का भतीजा की फांसी का विरोध किया था जिसने सिकंदर को ईश्वर मानने से इनकार कर दिया था। और जब अरस्तु के प्रतिरोध के उत्तर में सिकंदर ने यह संकेत किया था कि दार्शनिकों तक को मृत्यु की सजा देना उसके अधिकार की बात है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। इसके साथ ही अरस्तु एथेंस वासियों के बीच सिकंदर का पक्ष प्रतिपादित करने में व्यस्त हो गया। उसने नगर की देशभक्ति की अपेक्षा यूनान की एकता को अधिक अच्छा समझा था और सोचा था कि जब प्रभुता संपन्न छोटे छोटे राज्य और उनके झगड़े समाप्त हो जाएंगे तब संस्कृति और विज्ञान की उन्नति होगी। उसने सिकंदर में वे ही गुण देखे थे जो गेटे ने नेपोलियन में देखे थे। सिकंदर में अनेक भागों में बटे अशांत और असभ्य विश्व में एकता स्थापित करने की क्षमता का गुण था। स्वतंत्रता के भूखे यूनान वासी अरस्तु को भला बुरा कहने लगे और जब सिकंदर ने विरोधी नगर के बीचों बीच इस दार्शनिक की प्रतिमा बीचों बीच बोला है, जब सिकंदर ने विरोधी नगर के बीचों बीच इस दार्शनिक की प्रतिमा स्थापित कर दी तो उनकी कटुता और बढ़ गई। प्लेटो की अकादमी के उत्तराधिकारी तथा कुछ जन समूह जो डेमोस्थनीज की तीखी वाक पटुता से प्रभावित थे षड्यंत्र रचने लगे और अरस्तु को देश निकाला देने या मृत्यु दंड देने की मांग का शोर मचाने लगे। इसी दौरान एक दिन अचानक 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो गई। एथेंस वासी देश प्रेम के आनंद से पागल हो गए। मैसेडोनियन दल का तख्ता उलट दिया गया और एथेंस की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। सिकंदर का उत्तराधिकारी और घनिष्ठ मित्र एंटीपीटर विद्रोही नगर पर चढ़ आया। मैसेडोनियन दल के अधिकांश लोग भाग गए। यूरोमेडन नामक एक प्रमुख पुरोहित ने अरस्तु के विरुद्ध अभियोग पत्र रखा जिसमें उस पर आरोप थे कि वह प्रार्थना और बलि को व्यर्थ मानने की शिक्षा देता है। अरस्तु ने देखा कि उसका भाग्य अब उन न्यायाधीशों और जनसमूह के हाथों में है जो उनसे भी अधिक विरोधी है जिन्होंने सुकरात की हत्या की थी। अतः उसने बुद्धिमानी की और यह कहकर नगर छोड़कर
चला गया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के विरुद्ध दूसरी बार पाप करने का अवसर देना नहीं चाहता। कैलसिस आकर अरस्तु बीमार पड़ गया। डायग्निस लार्टियस का कहना है कि इस वृद्ध दार्शनिक ने एकदम निराश होकर विषपान द्वारा आत्महत्या कर ली थी। अपने को चाहे जितना संभालने के बाद भी अरस्तु की बीमारी घातक सिद्ध हुई और एथेंस छोड़ने के कुछ माह बाद एकांतवासी अरस्तु ने संसार त्याग दिया। इस प्रकार यूनान का सूर्य अस्त हो गया। इसके बाद उसका वैभव भी नष्ट हो गया। 1000 वर्ष तक यूरोप के मुख पर अंधकार की छाया फैलती रही। समस्त संसार दर्शन के पूर्ण जीवन की प्रतीक्षा करने लगा। अरस्तु की रचनाएं। संक्षिप्त परिचय। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा का विलक्षण व्यक्ति था। फॉस्टर के अनुसार अरस्तु की महानता उसके जीवन में नहीं किंतु उसकी रचनाओं में प्रदर्शित होती है। कैटलीन के शब्दों में अरस्तु विद्या का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रमुख विश्वकोशी था। उसने तर्क शास्त्र, प्राणी शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, मनोविज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, आध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भाषण कला, लेखन कला और काव्य कला पर अनेक ग्रंथ लिखे। उसके समस्त ग्रंथों की सही संख्या बता पाना संभव नहीं है। डियोगेनेस लाएतिस ने अरस्तु के जीवन चरित्र के साथ जो सूची दी है उसमें अरस्तु की रचनाओं की संख्या 400 बतलाई है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से यह समूचा ग्रंथ संग्रह 35,000 पृष्ठों के लिए 12 खंडों में प्रकाशित हुआ है। वह अपने समय के यूनानी ज्ञान विज्ञान का विश्वकोश माना जाता है। अपनी अगाध विद्वता के कारण मध्य युग में वह सबसे बड़ा एकमात्र दार्शनिक तथा दाते के शब्दों में वह ज्ञानियों का गुरु कहलाता है। दुर्भाग्यपूर्णवश अरस्तु की अनेक कृतियां काल के प्रवाह में लुप्त हो चुकी है और उपलब्ध कृतियों में भी रचना शैली की वह प्रौढ़ता, सुसंबद्धता, रोचकता तथा प्रवाह दृष्टिगोचर नहीं होता जो प्लेटो की रचनाओं में है। विद्वानों की धारणा है कि ये ग्रंथ संभवतः अरस्तु द्वारा अथवा उसके शिष्यों द्वारा लिखे गए उसके व्याख्यानों के नोट्स मात्र है। इन्हीं को बाद में संपादकों ने अपनी समझ के अनुसार विभिन्न ग्रंथों में प्रस्तुत कर दिया है। अरस्तु ने इनका अंतिम रूप में संपादन या संशोधन नहीं किया, इसलिए इनमें अनेक असंगतियां और त्रुटियां पाई जाती है। अरस्तु की रचनाएं इस बात का प्रमाण है कि उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। अपने समय में लगभग सभी विषयों पर अरस्तु के वाक्य अंतिम वाक्य थे। वास्तव में उसने सारा जीवन सरस्वती की साधना में समर्पित कर दिया था। विभिन्न विषयों पर उसके प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित है। राजनीति पर द पॉलिटिक्स द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान पर भी है। साहित्य पर, तर्कशास्त्र व दर्शन पर, फिर है भौतिक विज्ञान पर, फिर है अन्य ग्रंथ और शारीरिक विज्ञान पर यानी कि बायोलॉजी पर भी है। ठीक है। अरस्तु की महानतम रचनाएं दी पॉलिटिक्स,
ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ एरिस्टोटल द पॉलिटिक्स अरस्तु की महानतम रचना है, जिसे राजनीति शास्त्र पर लिखी गई बहुमूल्य निधि माना जाता है। इसमें पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक रूप दिया गया है। पॉलिटिक्स के विषय में अनेक विरोधी भावनाएं और विचार विद्यमान है। एक और जैलर और फॉस्टर जैसे विद्वान हैं, तो दूसरी ओर विरोधी विचार प्रकट करने वाले टेलर तथा मैकियावेली जैसे लेखक हैं। जैलर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटिक्स प्राचीन काल में हमें प्राप्त होने वाली सर्वाधिक मूल्यवान निधि है तथा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमें प्राप्त होने वाला महानतम योगदान है। फॉस्टर का कहना है, यदि यूनानी राजनीतिक दर्शन का सर्वोत्कृष्ट प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ग्रंथ हो सकता है तो वह यही है। इस मत के सर्वथा विपरीत विचार ए.ई. टेलर का है। इसके अनुसार पॉलिटिक्स के अतिरिक्त अरस्तु का कोई दूसरा ग्रंथ एक बहुमुखी विषय की विवेचना में इतना साधारण कोटि का नहीं रहा है तथा सत्य यह है कि सामाजिक विषयों में उसकी अभिरुचि तीक्ष्ण नहीं थी। मैकियावेली यानी मैकियावेल ठीक है के अनुसार यह पॉलिटिक्स यदि अत्यंत महत्वपूर्ण भी नहीं है तो भी राजनीतिक दर्शन के शास्त्रीय ग्रंथों में अत्यंत हैरानी पैदा करने वाला ग्रंथ तो है ही। पॉलिटिक्स के बारे में विद्वानों के इसी प्रकार परस्पर विरोधी विचार है, पर इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में अरस्तु की एक अनुपम देन है। प्रोफेसर वार्कर ने इसे राजनीति के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रचना कहा है और ब्राउले के शब्दों में अपने विषय पर पॉलिटिक्स सबसे अधिक प्रभावक और सबसे अधिक गंभीर ग्रंथ है जिसका अध्ययन सबसे पहले किया जाना चाहिए। पॉलिटिक्स की रचना के विषय में विद्वानों में विरोधी विचार पाए जाते हैं। इसके रचना काल और क्रम के संबंध में जायगर और आर्निम आदि विद्वानों के दृष्टिकोणों में प्रतिकूल विचार पाए जाते हैं। जायगर के अनुसार पॉलिटिक्स की 7वीं तथा 8वीं पुस्तकों की रचना सबसे पहले हुई और इन पुस्तकों में अरस्तु पर प्लेटो के प्रभाव की स्पष्ट छाप नजर आती है। ऐसा लगता है कि इन दोनों पुस्तकों की रचना अरस्तु ने 347 ईसा पूर्व की होगी, जब वह अकादमी त्याग कर अस्सुस में रहने लगा था। इसके विपरीत अनीस के अभिमत में इन दो पुस्तकों की रचना अरस्तु ने अन्य सब पुस्तकों की रचना के बाद उस युग में की थी जब वह प्लेटो के प्रभाव से मुक्त हो चुका था। किंतु इस विषय में प्रोफेसर वार्कर का मत उपयुक्त जान पड़ता है। उनका यह कहना है कि इसकी रचना अरस्तु के एथेंस में दूसरे निवास काल में आयु के अंतिम 12 वर्षों में 335 ईसा पूर्व में हुई है। यद्यपि यह अरस्तु की प्रौढ़तम आयु की रचना है, किंतु उसकी अन्य रचनाओं के समान यह संभवतः उसके व्याख्यानों के नोट्स मात्र है, जिन्हें भली भांति संशोधित एवं पूर्ण नहीं किया गया है। पॉलिटिक्स के बारे में इस प्रकार उलझनपूर्ण धारणाओं का कारण यही है कि उसमें कहीं कहीं तो किसी विषय का उल्लेख इस ढंग से किया गया है जैसे उसका प्रसंग पूर्व में ही हो चुका हो, और कहीं कहीं उन बातों का उल्लेख कर दिया गया है जिसका विवेचन आगे चलकर
हुआ है, अर्थात सारा ग्रंथ अव्यवस्थित विषय परिवर्तन से भरा पड़ा है। जो पॉलिटिक्स आज हमें उपलब्ध है वह एक अपूर्ण कृति लगती है। अरस्तु की पॉलिटिक्स अनुशीलन से यह एक एकीकृत अथवा सुगठित रचना नहीं मालूम पड़ती है। इसे एक संपूर्ण ग्रंथ की संज्ञा भी नहीं दी जा सकती। अधिक से अधिक यह एक प्रकार से विभिन्न निबंधों का संकलन है। डेविस के शब्दों में पॉलिटिक्स को युक्तियों की तथा सिद्धांतों की खान समझा जाना चाहिए, न कि एक कलात्मक ढंग से रचा हुआ साहित्य ग्रंथ। संक्षेप में पॉलिटिक्स अरस्तु की ऐसी रचना है जिसमें अपूर्णता एवं अस्पष्टता इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसे अरस्तु ने एक साथ क्रमबद्ध रूप से नहीं लिखा था। पॉलिटिक्स निम्नलिखित 8 भागों में विभक्त है। पहला भाग, इसमें राज्य की प्रकृति और दास प्रथा का वर्णन है। दूसरा भाग, इसमें प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना की गई है। तीसरा भाग, इसमें संविधानों के विभिन्न स्वरूपों का विवेचन है। चौथा भाग, इसमें राजतंत्र के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार के संविधानों का विवेचन किया गया है। राजतंत्र का वर्णन तीसरे भाग में है। पांचवा भाग, इसमें क्रांतियां, उसके कारण और उसको दूर करने का वर्णन किया गया है। छठा भाग, इसमें उपरोक्त विषय को पूर्ण किया गया है। सातवां भाग, इसमें आदर्श राज्य का वर्णन है। आठवां भाग, इसमें आदर्श राज्य और आदर्श संविधान का विवेचन किया गया है। पॉलिटिक्स में आदर्श की स्थापना तथा अर्थात का विश्लेषण एक ही साथ कर अरस्तु ने एक नवीन राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। उसने यह बात या फिर यह मत प्रतिपादित किया कि अर्थात आदर्श से कितना ही दूर क्यों न हो उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। संक्षेप में इसमें हमें अरस्तु के सामाजिक और राजनीतिक तत्वों, वास्तविक संविधानों, उसके सम्मिश्रण और तजनित परिणामों का एक अनुभवनात्मक अध्ययन मिलता है। प्लेटो राजनीति और नैतिकता में कोई भेद नहीं समझता था, जबकि अरस्तु ने इस ग्रंथ में न केवल राजनीति को नैतिकता अथवा नीति से भिन्न बताया, अपितु राजनीति को सर्वोत्तम विज्ञान कहा। अरस्तु के चिंतन पर प्रभाव। अरस्तु एक मौलिक विचारक है, फिर भी उसका विचार दर्शन अपने युग की परिस्थितियों, अपने समकालीन व्यक्तियों और पैतृक पृष्ठभूमि से प्रभावित है। अरस्तु पर सबसे अधिक प्रभाव प्लेटो और उसकी दूसरी महानतम कृति लॉज का दिखलाई देता है। यहाँ हम अरस्तु पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। प्लेटो का प्रभाव। अरस्तु पर सर्वाधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो का दिखलाई देता है। यद्यपि वह अपने गुरु के प्रति अंधभक्त नहीं था, तथापि वह प्लेटो की महान दार्शनिक योग्यता के प्रभाव से ओतप्रोत अवश्य था। अरस्तु ने यद्यपि अपनी कृतियों में प्रत्येक मोड़ पर प्लेटो का खंडन किया, तथापि वह प्रत्येक पृष्ठ पर उसका ऋणी था। उसने अपने जीवन के लगभग 20 वर्ष प्लेटो के चरणों में अध्ययन करते हुए बिताए। जिन दिनों अरस्तु प्लेटो के संपर्क में आया, उन दिनों प्लेटो लॉज की रचना में लगा हुआ था। वस्तुतः अरस्तु के राजनीतिक विचारों के निर्माण में लॉज में अभिव्यक्त प्लेटो के विचारों की संपूर्ण या महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसा कहा जाता है कि जहां प्लेटो की लॉज की चिंतन धारा का अवसान होता है, वहां से अरस्तु के पॉलिटिक्स की विचार गंगा का प्रवाह आरंभ होता है। अरस्तु की पॉलिटिक्स तथा लॉज में निम्नलिखित सादृश्य प्लेटो के प्रभाव को सूचित करते हैं। अरस्तु लॉज की भांति कानून की सर्वोत्तम प्रभुसत्ता का सिद्धांत तथा शासकों को कानून का संरक्षक और सेवक मानता है। अरस्तु राज्य हित में मनुष्य को देवता या पशु मानता है। यह लॉज के एक संदर्भ का रूपांतरण है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे लिखते समय उसके सामने लॉज का उपयुक्त उदाहरण है।
उपयुक्त उदाहरण था। परिवार से राज्य के विकास का वर्णन करते हुए अरस्तु ने लॉज की तीसरी पुस्तक का अनुसरण किया है और होमर के ग्रंथ से उदाहरण भी वही दिया है जो प्लेटो ने दिया था। वह प्लेटो की इस युक्ति को दोहराता है कि स्पार्टा की भांति युद्ध अपने आप में एक लक्ष्य नहीं है, किंतु इसका प्रयोजन शांति की स्थापना होना चाहिए। मिश्रित संविधान की कल्पना दोनों ग्रंथों में समान रूप से पाई जाती है और दोनों स्पार्टा को इसका उदाहरण बताते हैं। अरस्तु ने कृषि की महत्ता, व्यापार और सूदखोरी के बारे में पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में जो बातें लिखी है वे लॉज की 8वीं तथा 11वीं पुस्तक की व्यवस्थाओं से मिलती है। पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में वर्णित आदर्श राज्य की लॉज के आदर्श राज्य से गहरी समानता है। इसके कुछ सादृश्य इस प्रकार है। आदर्श राज्य का समुद्र के पास होना, नगर राज्य की इमारतों का वर्णन दोनों में एक जैसा है। अरस्तु की शिक्षा योजना लॉज में प्रतिपादित योजना से मिलती है। यदि इस या इन संभावनाओं के आधार पर बार्कर ने यह परिणाम निकाला है कि यद्यपि अरस्तु ने पॉलिटिक्स के आरंभ में रिपब्लिक तथा लॉज के सिद्धांतों की आलोचना की है, किंतु वह पॉलिटिक्स के सामान्य सिद्धांतों के लिए लॉज का ऋणी है। यद्यपि पॉलिटिक्स उसने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर लिखी है, किंतु इसके अधिकांश विचार प्लेटो के हैं। पॉलिटिक्स में पूर्ण रूप से नई बात इतनी ही कम है जिनकी मैग्ना कार्टा में है। इनमें कोई भी नया नहीं है। दोनों का उद्देश्य पूर्ववर्ती विकास को संहिताबद्ध करना है। मैक्सी के शब्दों में अरस्तु के अभाव में प्लेटो और उसका विद्यालय अपूर्ण रहता है और प्लेटो के अभाव में अरस्तु और उसका विद्यालय असंभव ही था। समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव अन्य दार्शनिकों की भांति अरस्तु भी अपने युग का शिशु था, अतः उसकी रचनाओं पर उसके युग का पर्याप्त मात्रा में प्रभाव पड़ा है। अरस्तु के जीवन के 62 वर्ष 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व यानी इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण और हलचल वाले वर्ष थे। यूनानी नगर राज्यों के जीवन में वह हास का काल था। स्वतंत्रता के अवसान तथा पराधीनता की बेड़ियों में जकड़े जाने का काल था। यह वह काल था जिसमें स्पार्टा का पतन हुआ तथा यूनानी नगर राज्यों को मैसेडोनिया का संरक्षण स्वीकार करना पड़ा। यह वह युग था जिसमें नगर राज्यों का पतन प्रारंभ हो चुका था। इन परिस्थितियों ने अरस्तु को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि यूनानी नगर राज्यों के पतन के यहाँ क्या कारण थे। अरस्तु ने अपने अनुशीलन से यह मत प्रतिपादित किया कि एकता के अभाव के कारण ही यूनानियों को इस प्रकार के बुरे दिन देखने पड़े हैं। समकालीन परिस्थितियों में राजनीतिक चिंतन का आदर्श नगर राज्य ही थे। यद्यपि अरस्तु ने मैसेडोनिया के साम्राज्यवाद के दर्शन कर लिए थे, फिर भी वह यूनानियों के हृदयों में नगर राज्यों के प्रति पाए जाने वाले सहज झुकाव से अपने को नहीं बचा सका। अतः नगर राज्य को ही उसने अपने अनुशीलन का केंद्र बिंदु बनाया। तात्कालिक परिस्थितियों तथा दासों की मेहनत पर आधारित सभ्यता में पला अरस्तु दास यानी सभ्यता में पला अरस्तु दास प्रथा को प्राकृतिक घोषित करे तो उसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं थी। पैतृक पृष्ठभूमि का प्रभाव। अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के निर्माण में उसकी पैतृक पृष्ठभूमि का भी गहरा प्रभाव रहा है।
अरस्तु में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिलक्षित होता है वह एक बड़ी सीमा तक उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की ही देन थी। इसी पृष्ठभूमि के कारण उसे अपने विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन को आगे बढ़ाने के समुचित अवसर प्राप्त होते चले गए। बार्कर के अनुसार चूंकि चिकित्सा का पैसा अरस्तु के परिवार में अनेक पीढ़ियों उसके पिता मैसिडोन के राजा एवं सिकंदर के दादा अमितास द्वितीय के दरबार में राजवैद्य थे से चला आ रहा था, अतः वह अपने चिंतन में अरस्तु ने जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में जो दिलचस्पी दिखलाई उसका संभवतः उस पर अपने पारिवारिक वातावरण का ही प्रभाव था। समकालीन व्यक्तियों का प्रभाव। अरस्तु अपने समय के कतिपय मित्रों और प्रभावशाली व्यक्तियों से भी प्रभावित हुआ है। वह अपने समय के दो शासकों हेरमियास तथा सिकंदर महान एवं शासनाधिकारी एंटीपीटर के निकट संपर्क में आया था। हेरमियास उसका अभिन्न मित्र था। उसकी जीवन लीला का जिस निर्मम ढंग से अंत हुआ उस दुखद घटना का अरस्तु के विचारों तथा शिक्षाओं पर अमिट प्रभाव पड़ा है। सिकंदर के एक अधिकारी एंटीपीटर का अरस्तु पर इतना अधिक प्रभाव था कि बार्कर ने लिखा है, एंटीपीटर के विचारों तथा सिद्धांतों ने अरस्तु के विचारों को भी प्रभावित किया है। जहाँ तक सिकंदर के प्रभाव का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वानों को काफी मतांतर है। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि गुरु ने शिष्य को पूर्ण प्रभावित किया है। इसके विपरीत बर्ट्रैंड रसेल की मान्यता है कि गुरु का शिष्य पर संभवतः कोई प्रभाव न पड़ा। इसका कारण यह है कि जहां अरस्तु एक नगर राज का समर्थक था, वहां सिकंदर को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने की धुन थी। इस संबंध में बार्कर ने लिखा है, जहां तक सिकंदर का प्रश्न है, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो वह अरस्तु सिकंदर को कुछ अधिक दे सका, न तो वह यानी अरस्तु सिकंदर को कुछ अधिक दे सका और न ही उसे सिकंदर से कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त हो सका। दोनों में अल्पकाल तक कुछ मधुर संबंध अवश्य ही रहे थे, किंतु जीवन के अंतिम काल में उनमें कटुता भी बड़ी मात्रा में पैदा हो गई थी। स्वमूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट्स सही चुनाव कीजिए और इस प्रश्नों का उत्तर क्या है कि आप लोगों को देना है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अरस्तु राजनीति विज्ञान का जनक।